दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लता अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कहानी 31 का महीना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कांता ने अपने कई सुख दुख मुझसे साझा किए हैं। मैंने भी जहाँ तक हो सका अपनी सखी धर्म ईमानदारी से निभाया है, किंतु आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो है जिसे कांता छिपाने का प्रयास कर रही है। एक झिझक, संकोच सा मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह बार बार ऊपर चढ़ाव की ओर टकटकी लगा रही थी। तभी पोती रिंकू भोजन की थाली लेकर नीचे आती दिखाई दी। लगा जैसे कांता इसी अनहोनी को रोकना चाहती थी। दादी दादी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। रिंकू कांता के छोटे बेटे की इकलौती बेटी है जो ऊपर वाली मंजिल में रहता है। कांता मेरी सखी, रामेश्वर जी की पत्नी, जो कभी किराने की दुकान किया करते थे। सुख और शांति से बीतते दिन शायद विधाता को रास न आए। अच्छी भली गृहस्थी में तूफान सा आ गया। रामेश्वर जी ने बीच गृहस्थी छोड़ वैकुंठ का रास्ता अपना लिया। पति के न रहने पर स्त्री की दशा किसी से छिपी नहीं है। समय बदला है, मगर इतना भी नहीं। घर घर मिट्टी के सकोरे हैं। मैं कांता के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भली भांति देख पा रही थी। वह बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, रमा, पिछले कुछ दिनों से घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है, सो ऊपर आने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सोचा खाने की थाली यही मंगा लूं। वैसे भी बुढ़ापे में ऊपर नीचे करने की उम्र तो रही नहीं। अब तो एक जगह बैठकर बस भगवान का नाम ले लूं, और क्या चाहिए। कहने को तो कह गई कांता, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वह गीले आटे पर पलोथन लगा रही हो। 15 दिन राजू के यहाँ से थाली आ जाती है, 15 दिन मन्नू के यहाँ से। बस आराम से समय गुजर जाता है। और जो कहीं 31 का महीना हो तो। मैंने तो हंसी हंसी में यूं ही कह दिया था ये बात, मगर तभी रिंकू बोल पड़ी, तो दादी उपवास रख लेती हैं। मैं रिंकू का मुंह ताकती रह गई। और कांता, वह तो मानो कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। चेहरा सूख गया, लगा किसी ने उसे निर्वस्त्र कर दिया। जैसे बरसों से संजोई पूंजी किसी ने लूट कर उसे कंगाल कर दिया हो। सच भी है, आज तक कांता ने कभी घर और परिवार के बारे में कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं की जिससे भेद खुले कि उसके नसीब में भी मिट्टी के ही सकोरे आए हैं। किंतु आज नादान बच्ची ने एक पल में सारे भेद खोल दिए। कांता के परिवार से हमारा नाता उस समय से है जब वह ब्याह कर आई थी। उसके और मेरे ब्याह में 4 माह का ही अंतर था। दोनों के पति अच्छे मित्र थे, तो हम दोनों भी हम उम्र होने से अच्छी सहेलियां बन गई। किंतु विवाह के 5 बरस बाद ही कांता के जीवन में वह तूफान आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी से उसने अपने सारे अरमान, शौक तख्ता बेलन के नीचे दबा दिए। अपने गमों को छिपा, बच्चों के लिए खुशियां तलाशती रही। धीरे धीरे वह वक्त पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती और काफ़ी हद तक सफल भी रही। यह तपस्या का वक्त था। बिना पति के दिन दूनी रात चौगनी, बढ़ती महंगाई में 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाती। सोचती उसके राजू मन्नू का उचित पालन पोषण ही उसकी तपस्या है। यूं भी पिता की छत्र छाया से मरहूम बेटे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। कांता के बेटे भी जल्द ही समझदार हो माँ की जिम्मेदारियों को साझा करने लगे। अब कांता केवल शाम को किराने की दुकान पर बैठती, अन्यथा सारा दिन घर की सार संभाल में लगी रहती। बेटों के बड़े होने से कांता के सपनों के दायरे भी बड़े होने लगे। उसे लगा उसका परिवार भी अब बड़ा होना चाहिए। उसका घर भी पोते पोतियों से आबाद होना चाहिए। आखिर अपनी आंखों के टूटते सपनों को उसने अपने बेटों की आंखों में ही तो संजोया था। वक्त संभालते ही रिश्ते खुद ब खुद संभलने लगे। कांता के बेटे भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। जवान भी हो गए और कमाऊ भी।
जिनकी नज़रों में कभी उपेक्षा की पात्र रही कांता और उसके बेटे, आज उन्हीं की निगाहों में उन पर जमने लगी। इन सब से बेखबर कांता की निगाह एक ऐसी लड़की तलाश रही थी जो उसके घर की मान मर्यादा को संभालती, सलामत रखते हुए कुल की ज्योत को जलाए रख सके। बच्चे अभी तक माँ के दामन से बंधे थे, सो रोज की आमदनी कांता के हाथों में आती। वह दमड़ी दमड़ी जोड़कर आने वाली बहुओं के लिए गहने बनवाती। अपने रंगों का संसार तो उसने उसी दिन त्याग दिया था जब रामेश्वर जी ने उससे नाता तोड़ दिया था। अब तो उसकी बस यही मंशा थी कि उसके हिस्से के सारे रंग उसके दोनों बेटों के संसार में सिमट आए। बड़े चाव से कांता ने एक एक कर दोनों बेटों का ब्याह कर दिया। दो बहुओं के आते ही घर की परिभाषा बदलने लगी। कभी श्री और समृद्धि का प्रतीक कांता का घर अब कभी मौन द्वंद्व का अखाड़ा बन गया। कभी आस पड़ोस के तमाशे का कारण खाना बनाने को लेकर, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर सदा किचपिच मची रहती। अब कांता करे तो क्या करे, किसके लिए कहे? जिसकी गलती बताए उसी से बुरी। छोटे मोटे झगड़े तो राजमन्यु के बीच होते ही रहते हैं और वह उन दोनों को डांट भी देती थी अधिकार से। आखिर उसके अपने बेटे थे, प्यार के साथ मार फटकार पर भी उसका अधिकार था। ये तो पराए घर की अमानत हैं जिन्हें कांता ने भले ही दिल से स्वीकारा, मगर संजना और वर्षा की आंखों में उसे कभी अपने लिए वह अपनापन दिखाई नहीं दिया, सो वह भी उन्हें अधिकार से कुछ कहने में डरती थी। बड़ी मुश्किल से परिवार की गाड़ी पटरी पर आई थी। एक बार फिर पथरीली राहों में हिचकोले लेने लगी। रामेश्वर जी के जाने के बाद भी इतनी अशांति नहीं आई थी घर में जितनी अब आई, क्योंकि उस वक्त सद्बुद्धि ने साथ नहीं छोड़ा था। बेटे माँ की हर आज्ञा का पालन करते थे। अब वही बच्चे पति हो गए, इसलिए कांता बेटों से भी कुछ कहते भय खाती थी। शायद अब उसे बच्चों की आंखों में अपने लिए वह श्रद्धा भाव नजर नहीं आता था। वह अपनी ओर से बराबर रिश्तों की नमी देती रहती, मगर बेटों और बहुओं के व्यवहार से घर की जमीन पर आए रूखेपन को रोक न सकी। देखते ही देखते घर द्वंद्व स्थल बन गया। कई विद्रोह के कैक्टस वहां उग आए। अब तन की ही नहीं मन की भी दूरी बढ़ती जा रही थी। रहा सहा दोनों बेटों की ससुराल वालों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। उस कुरुक्षेत्र में अब कांता का मन लगता भी नहीं था, मगर करती भी तो क्या, जाती भी तो कहाँ जाती। कोई और जहाँ उसने बसाया भी तो नहीं था। उसका मंदिर, तीर्थ, समाज, सभी कुछ इन्हीं दो बेटों के आसपास ही था। सोचती जाने किसकी नज़र लग गई उसके परिवार को। मनोयोग से लगाई उसके फूलों भरी बगिया में जाने कहाँ से खरपतवार उगाई। कांता ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया इन दूरियों को मिटाने का, मगर पास आने की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी। संभावनाएं भी तभी पनपती हैं जब उनके लिए दिल से प्रयास भी हो। कांता ने हार कर मान लिया कि अब उसके घर रिश्तों की दीवारों में दीमक लग गई है। वह भीतर ही भीतर खोखली हो चुकी हैं। कोई वस्तु होती तो वह धूप में सुखाकर दीमक को नष्ट करने हेतु कुछ जतन भी करती, मगर यह तो मन की खाई है। इसे पाटना अब उसके बस में नहीं। मन पर बोझ रख उसने दोनों का चौका चूल्हा अलग कर दिया। संजना और वर्षा को मानो मांगी मुराद मिल गई, मगर कांता समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। तभी दोनों बेटों ने कहा, तू क्यों चिंता करती है माँ, तू तो बस आराम से बैठकर भगवान का नाम ले। दोनों बहुएं हैं ना तेरे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। क्या कहती कांता, खाने की भूख रही ही कहाँ है। अब तो बस इस तन को जीवित रखने की ही लिए खाना है। तभी झट वर्षा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, सच ही तो कह रहे हैं ये। आप क्यों परेशान होती हैं। बस 15 दिन बड़े भैया के यहाँ खाना और 15 दिन हमारे यहाँ। अब आपको ऊपर आने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी। मैं यहीं आपकी थाली भिजवा दिया करूँगी। सुनते ही कांता को अपनी ज़मीनी हकीकत का एहसास हो गया। सामने खड़े बेटे माँ को बटते देख रहे थे और मौन थे।
इससे बड़ा दुर्भाग्य एक माँ का और क्या होगा। जिन बच्चों को अपने हिस्से के निवाले खिलाकर पाला, आज वही बच्चे माँ के निवाले के हिस्से कर रहे हैं। परंपराएं समय के साथ बनती और पलती चली जाती हैं। इस घर में भी अब नई पीढ़ी ने नई परंपराएं चलन में ला दी थी। 15 दिन कांता राजू के यहाँ थाली आने का इंतजार करती, 15 दिन मन्नू का। पति ने मझधार में छोड़ दिया, बेटों ने बहुओं के भरोसे छोड़ दिया, किंतु कांता ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था। सो फिर कभी बहुओं की रसोई में झांकने नहीं गई। फिर आया 31 का महीना। आज सुबह के दोपहर हो गई, अभी तक ना तो संजना ने थाल भिजवाया, ना ही वर्षा ने। पता नहीं, शायद भूल गई हूँ। कांता ने पोते पोतियों को आवाज लगाई, क्या हुआ दादी? विजय का बेटा रतन और संजय की बेटी रिंकू झट से आ पहुंचे। कांता ने पूछा, बच्चों खाना खा लिया? हाँ दादी, कभी का। और आपने? आज तो वर्षा चाची ने खीर बनाई है, रजत बता रहा था। बड़ी अच्छी खीर होगी ना दादी? तभी रजत बोला, अरे नहीं, आज तो संजना ताई की बारी थी दादी को खाना देने की। कांता दोनों बच्चों के मुंह ताकती रह गई, स्वयं को बेआबरू महसूस कर रही थी। बच्चों से निगाहें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मानो गुनाह उसी ने किया है। वह झट से बोली, बच्चों आज मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों दादी? आज मेरा उपवास है। अब और बच्चे शब्दों की गहराई भला क्या जानते, सो हंसते खेलते आगे बढ़ गए। कांता को लगा एक बार फिर वह बेवा हो गई, बल्कि उस वक्त इतनी जिल्लत का सामना तो नहीं किया था जितना आज। दो बेटों की माँ होकर भी आज उसकी 2 वक्त की रोटी का हिसाब किया जा रहा है। बहुओं को क्या दोष दूं, वे तो पराई हैं। बेटे तो अपने हैं जो कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाते थे। आज उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि जान सके माँ ने खाना खाया या नहीं। धीरे धीरे कांता को हर 31वें दिन उपवास रखने की आदत सी हो गई थी। आज उसी कांता का बाहरवा है। घर में व्यंजनों की महक आ रही थी। दोनों भाई दौड़ दौड़ कर पंडितों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, जग के बनाए संस्कार निभा रहे हैं। उस पर महान आश्चर्य की दोनों बहुएं आज हर बात पर एक मत हो सारे लड़ाई झगड़े बिसराकर काम में लगी हैं। कांता के नाम से ब्राह्मणी जिमाई जा रही है। उनकी इसी एकता को देखने के लिए कांता की आंखें तरस गई। सच, यह मुर्दों का देश है, जहाँ जीते इंसान को मरने के लिए विवश किया जाता है और मरने के बाद उसके नाम के सारे ढोंग दिखावे किए जाते हैं। जीते को डरे, मरे को बरे, यह कहावत शायद किसी ने जीवन के गहरे अनुभव से कही है। पंडितों के आदेश पर दोनों बहुओं ने गौ ग्रास और कौवे के ग्रास पत्तल पर लगाए। मैं चूंकि कांता की सबसे करीबी सखी मानी जाती थी, सो बहुएं और बेटे जो कभी संभव है मुझे आंखों की किरकिरी मानते रहे हों। आज मासी जी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मम्मी जी को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वह सब बनवाई हैं। वहीं राजू मन्नू भी, मासी जी कोई कमी हो तो बता देना। मैं क्या कहती बेटा, जो कमी रही है उसे तुम अब पूरा नहीं कर सकते। जिस औरत ने तुम्हें अपने आंचल की छां दी, अपने हिस्से की नींद दी, अपनी खुशियां निछावर कर दी, अपने सारे निवाले तुम्हारे नाम कर दिए, उन सबसे बड़ी बात इस दुनिया में तुम बिन बाप के होकर भी अपने कदमों पर चल सके, उस औरत की बदौलत जिसको तुमने जीते जी 2 वक्त की रोटी में बांट दिया, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। बस इतना ही कहा, राजू मन्नू बेटा, दोनों भाई मिलकर ये पत्तल ऊपर ले जाओ और कौवों को बुलाकर खिलाओ। कौवों का पत्तल जुटाना बहुत ज़रूरी है। और संजना और वर्षा, तुम ये गौ ग्रास बाहर जाकर गाय को खिलाओ। मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति की तृप्ति मिल जाती है।
वह परलोक में भोजन पाता है। संजना और वर्षा पूरी गली में घूम आई। मासी जी, गली में दूर दूर तक कहीं गाय नजर नहीं आ रही है। वहीं दोनों बेटे भी ऊपर से उतर आए। बोले, बहुत आवाज़ लगाई, काँव काँव, मगर एक भी कौवा नजर नहीं आया। पंडित जी कह रहे थे, अरे यह तो अच्छा शगुन नहीं, न तो गाय ने ग्रास खाया न कौवे ने। इसका मतलब है कि मृत व्यक्ति ने भोजन नहीं स्वीकारा। तभी रिंकू और रजत, जो काफी देर से सभी की बातें सुन रहे थे, बोले, अरे नहीं पंडित जी, आज 31 तारीख है ना, आज दादी का उपवास रहता है ना, इसीलिए। तो दोस्तों, यह थी एक मार्मिक कहानी। कहानी ने आपके मन को छुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।